नीट में हर साल सेल साइकिल और माइटोसिस से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट को रॉन्ग आंसर तक पहुंचा देती है। क्या आप बता सकते हो कि क्रोमोसोम सबसे क्लियरली किस स्टेज में दिखते हैं और क्यों नीट बार बार इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है? तो आज हम देखने जा रहे हैं माइटोसिस को बेसिक से PYQs तक कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, माइटोसिस। अब आपको ये पता होगा कि दो टाइप के डिवीज़न होते हैं, सेल डिवीज़न होते हैं, जिसमें होता है एक माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस किस में हो रहा है और ये मियोसिस किस में हो रहा है? तो माइटोसिस जो है ये आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, विच मीन्स कि आपको कहीं पर ज़ख्म हुई हो या फिर आपका कोई जो एक पार्ट है वो डैमेज हो गया हो, उस टाइम पे फंक्शन परफॉर्म करता है सेल डिवीजन का एक पार्ट, दैट इज़ माइटोसिस। और जो मियोसिस की बात हो रही है, ये मियोसिस तभी वर्क करता है जब आपके गैमेट्स को फॉर्म करना हो, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल के टाइम पे मियोसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है, और जितना भी आपकी बॉडी में ग्रोथ की ज़रूरत हो, रिपेयर की ज़रूरत हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, उस टाइम पे फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल, यहाँ देखिए, पेरेंट सेल जो है ये डिवाइड हो रहा है किस चीज़ के लिए? दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने के लिए। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में ये एक ऐसे शेप की पर्टिकुलर कोई एक सेल है जो डैमेज हो गई है, ठीक है, अब इसी की आइडेंटिकल कॉपी क्या होगी? एग्जैक्टली ऐसी आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। बट अगर माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस की जगह अगर हमने मियोसिस परफॉर्म किया और अगर इस कॉपी की जगह ऐसी सेल बन गई, ऐसी सेल बन गई, तो क्या ये जगह पर ये सेल फिट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये फिट नहीं हो पाती, इसीलिए हमें एग्जैक्ट कॉपी बनानी पड़ती है, आइडेंटिकल कॉपी बनानी पड़ती है इन माइटोसिस, ठीक है। ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब दोनों के पास, अगर इसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो इसके पास भी कितने होने चाहिए? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही होने चाहिए। इसलिए बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2n। अब 2n और n किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? तो जानिए कि जब भी n यूज़ किया जा रहा हो तो वो n यूज़ किया जाता है हैप्लॉइड के लिए, ठीक है। और 2n जो है ये 2n यूज़ किया जाता है डिप्लॉइड के लिए, ठीक है। डिप्लॉइड 2n दो चीज़ें हैं, यानी कि डाई मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। नेक्स्ट, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल जो आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जितने भी सेल बचते हैं आपकी बॉडी में, दैट इज़ नोन एज सोमैटिक सेल और सोमैटिक बॉडी, ठीक है। अब किस चीज़ के लिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर रिप्लेसमेंट। आपको ज़ख्म हुई है तो रिपेयर किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर सेल डैमेज हो गई है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, और आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, यानी कि आपकी बॉडी की अगर ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो कोई ना कोई सेल जो है वो और ज़्यादा डिवीजन परफॉर्म करिए, तो वो जब डिवीजन परफॉर्म होता है तो कौन सा डिवीजन होता है? दैट इज़ माइटोसिस। अब यहाँ देखिए, फीचर्स देखते हैं, कहाँ पर हो रही है? सोमैटिक सेल में हो रही है। डिवीजन कैसा हो रहा है? दो सेल प्रोड्यूस हो रही है। डॉटर सेल कैसी होनी चाहिए? एग्जैक्टली आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि 2n है तो 2n ही होना चाहिए, और ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में ये वर्क कर रही है। अब सेल के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये रही सेल की मेम्ब्रेन और ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल। अब जब भी माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में ये जो जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दो ही जेनेटिक मटेरियल है और हमें और एक सेल बनानी है, तो एग्जैक्ट यही सेम जेनेटिक मटेरियल इस सेल के पास भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो जाएंगे तो इसकी दो कॉपीज़ हम दूसरी सेल में ऐड करेंगे और बाकी की दो कॉपीज़ हम एज इट इज़ सेल में रखेंगे, ताकि क्या बन गई? अब जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस माइटोसिस के 4 स्टेजेस हैं जिसको आपको याद रखना है, और याद रखने की ट्रिक जो है वो ट्रिक ये रही। आपको याद रखना है पी मैट। पी से याद रखो फिजिक्स और मैट से याद रखो मैट, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो पी मैट यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है इंटरफेस। अब आप जैसे नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने प्रिपरेशन की होगी कि डायरेक्टली आप सेंटर पे जाओगे और एग्ज़ाम दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपने प्रिपरेशन की होगी और प्रिपरेशन करते टाइम आपने करीबन 2 साल प्रिपरेशन की होगी और फिर जो 3 घंटे का पेपर होता है वो आपने दिया होगा, ठीक है। तो ये जो 2 साल की प्रिपरेशन है और यहाँ पर 3 घंटे का ये जो पेपर दे रहे हो, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल साइकिल चलती है। यानी कि अगर 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स में से 23 आवर्स जो है, ये 23 आवर्स सिर्फ सेल प्रिपेयर होती है, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज़ बोला जाता है। और सिर्फ जो 1 आवर है, यही 1 आवर में सेल प्रॉपर डिवीजन शो करती है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपने सबसे ज़्यादा अगर आपने टाइम अपना इन्वेस्ट किया है तो वो किया है प्रिपरेशन में, और बाकी का 1 घंटा यानी कि बाकी के जितने भी आवर्स का पेपर है वो पूरा का पूरा आपने अपने पेपर में जितना भी नॉलेज आपने 2 ईयर में लिया है वो डाल दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो फेज़ है दैट इज़ इंटरफेज़। ये इंटरफेज़ कहलाता है प्रिपरेटरी फेज़, जिसमें क्या हो रहा है, सेल अपनी ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है। जितने नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कैरी करना, हर एक फंक्शन सेल परफॉर्म कर रही है। एक मेन फंक्शन है दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। अब मैंने बताया था यहाँ पर अगर 2 क्रोमोज़ोम हैं तो 2 से 4 हमें बनाने पड़ेंगे, यानी कि क्रोमोज़ोम को क्या होना पड़ेगा, डीएनए को क्या होना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी यानी कि रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, ईच क्रोमोज़ोम बिकम डबल स्टैंडर्ड सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जितने भी क्रोमोज़ोम हैं, क्रोमोज़ोम ऐसे हैं तो ये क्या करेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड सिस्टर क्रोमैटिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ऐसे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सेल हो गई है पूरी की पूरी प्रिपेयर इंटरफेज़ में, ठीक है। इंटरफेज़ में क्या हुआ, सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, सेल के डीएनए ने रेप्लिकेशन परफॉर्म किया और डबल स्टैंडर्ड सिस्टर क्रोमैटाइड बना दिए। अब मेन जो 1 घंटा वाला है ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ प्रोफेज़। प्रोफेज में हुआ है कि जो क्रोमैटिड अब यहाँ पर बन चुके थे वो क्रोमैटिड अब क्या हो रहे हैं, वो क्रोमैटिड कंडेंस हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये हो रहे हैं कंडेंस। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है क्रोमैटिड क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ जानिए कि जस्ट इमेजिन कि ये रहा आपका क्रोमैटिड, ठीक है। पूरा का पूरा ऐसे आपके घर में धागे पड़े होते हैं ना, ऐसे धागे, ठीक है। बट यही धागे को हमने पूरा का पूरा कॉइल्ड फॉर्म में जमा किया। कॉइल्ड फॉर्म में जमा करने के बाद ऐसे कंडेंस हो गए, ये बन गया क्रोमोज़ोम, ठीक है। एग्जैक्ट यही धागा हमने कॉइल्ड फॉर्म में कंडेंस कर लिया, दैट इज़ क्रोमोज़ोम, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। अब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल है, तो इसके अंदर के हेरिडिटरी मटेरियल को और जगह चाहिए, 2 से 4 बनना है तो इतनी सी जगह में हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, और स्पेस चाहिए। इसलिए ये जो लेयर है दैट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप लेयर, ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाती है। कौन से फेज़ में, ये हो जाती है प्रोफेज़ में। उसके बाद क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है, सेंट्रोजोम आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रोजोम क्या हो रहे हैं, जो 90 डिग्रीज़ वाले सेंट्रोजोम होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये टूवर्ड्स जाते हैं पोल के दोनों और यहाँ से फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए ये रहे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। और नेक्स्ट फेज आता है दैट इज़ मेटाफेज। अब मेटाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे जो पोलर साइड पे आ गए हैं, ये दोनों के दोनों, अब ये क्या करेंगे, ये क्रोमोज़ोम जो अब तक स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे इनको अलाइन किया जाएगा एक इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये ऐसी सेंट्रल लाइन पे जैसे ही ये अलाइन हो जाएंगे तो यहाँ देखिए ये जो स्पिंडल फाइबर है ये उनके काइनेटोकोर को, काइनेटोकोर मतलब क्या होता है, मिडिल पार्ट, यानी कि ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट, ये जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। जितने भी ये अटैच होंगे, अब अगर कोई ऐसा क्रोमोज़ोम है और यहाँ पर वो स्पिंडल फाइबर्स आए हैं, उसमें से एक स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर यानी कि सेंटर पार्ट को अटैच कर लिया,
तो अब सेंटर पार्ट को अटैच करने के बाद ये जो पार्ट है ये इसको इसके टूवर्ड्स खींचेगा, यानी कि ये जो हाफ रीजन है सिर्फ हाफ रीजन ही इसके टूवर्ड्स जाएगा और अदर हाफ रीजन इसको खींचेगा, ये हाफ रीजन इसके टूवर्ड्स जाएगा। यानी कि अब नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, एनाफेज में ये जितने भी स्पिंडल फाइबर है वो सारे के सारे क्रोमोसोम को हाफ में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि अब इनकी स्प्लिटिंग होगी। देखिए हाफ क्रोमोसोम एक साइड जा रहा है, दूसरे हाफ क्रोमोसोम दूसरे साइड जा रहे हैं, यानी कि अब ये क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमर्स की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो रही है, मूव कहाँ हो रही है, टूवर्ड्स दी पोलर रीजन। नेक्स्ट आता है टेलोफेज। टेलोफेज में अब जो हमारी न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पर वैनिश्ड हो गई थी, यहाँ पर गायब हो गई थी, वो अब न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हो जाता है। यानी कि ऐसे समझिए कि ये हाफ में डिवाइड हो गए हैं और ये बाकी के हाफ में डिवाइड हो गए, यानी कि अब न्यूक्लियर एनवलप क्या हो गई है, रीअपियर हो गई है। यानी कि नेक्स्ट फेज़ में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि आधे क्रोमोसोम आधे क्रोमैटिड स्ट्रक्चर एक साइड तो दूसरे आधे क्रोमोसोम एक साइड, ये हो रहा है टेलोफेज में। यानी कि ये देखिए क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से बन गया उस क्रोमैटिन मटेरियल को प्रॉपर पैक करके रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए। और ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस हो गए। क्रोमोसोम डीकंडेंस होना मतलब ये कंडेंस फॉर्म है और ये डीकंडेंस फॉर्म है। और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म। अब तक क्या टूटा था, अब तक हमने क्रोमोसोम को तोड़ा था और अब तक हमने दो न्यूक्लियस को डिवाइड किया था। अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, सी से याद रखो साइटोकाइनेसिस, सी से याद रखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यानी कि ये साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होगा और दो सेपरेट सेल बन जाएंगी विथ हाफ हाफ क्रोमैटिन मटेरियल, विथ हाफ हाफ जेनेटिक मटेरियल। आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ देखिए दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम है, यानी कि हाफ स्ट्रक्चर अब डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर और अच्छी विजिबल डायग्राम है आपके लिए। प्रोफेज में देखिए कि ये हो रहा है, क्रोमैटिन फाइबर्स स्टार्ट हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो गए, मेटाफेज में अलाइन हो गए हैं ये पूरे के पूरे। ठीक है, अलाइनमेंट होने के बाद एनाफेज में क्या हुआ है, ये एनाफेज में टूट गए हैं। टेलोफेज में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, डीकंडेंस हो गए। और साइटोकाइनेसिस में क्या हो गए, अब सेल यानी कि साइटोप्लाज्म का ही ब्रेकडाउन हुआ है, दो सेपरेट सेल बन गई है। चलिए तो हम अब इसके बाद देखते हैं कि जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब कुछ हम नीट PYQs में देखते हैं। तो नीट PYQs में फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। कौन से फेज में वो अपोजिट पोल के टूवर्ड्स जा रही है, कौन से फेज में जा रही है, दैट इज एनाफेज। बताया था पी मैट। ठीक है, पी मैट में यानी कि यहाँ पर क्या हो गए थे, सेंटर अलाइन हो गए थे, ये सेंटर अलाइन हो गए थे। यहाँ पर क्या हो गए, वो कंडेंस हो गए हैं। यहाँ पर क्या हो गए, ये हाफ हाफ करके टूट गए हैं ये। और टेलोफेज में क्या हुआ है, टेलोफेज में हाफ एक साइड हुए, दूसरा हाफ एक साइड हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी हाफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, एनाफेज होगा। नेक्स्ट पूछा गया है नीट 2020 में, ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू क्रोमोसोम एट। अब ये अगर क्रोमोसोम है तो ये जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर कौन सी लोकेशन पे अटैच हो रहे हैं, ये अटैच हो रहे हैं सेंट्रोमर पे। अब सेंट्रोमर के ऊपर एक काइनेटोकोर पोर्शन होता है, उस काइनेटोकोर के ऊपर वैसे तो अटैच होते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन सेंट्रोमर, सी से याद रखो सेंट्रल रीजन में अटैच हो रहे, सी से। ठीक है, सी से सेल डिवीजन, सी से सेंट्रोमर, सी से सेंट्रल अटैचमेंट। नेक्स्ट AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। अब ये क्वेश्चन इतनी बार नीट में पूछा गया है कि आपको ये अब तक रट जाना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट अगर नहीं पता हो तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक सेल डिवीजन की प्रोसेस में जा रही है तो ऐसा कौन सा फेज़ है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम सेंट्रल अलाइन हो जाते हैं। अब सारे क्रोमोसोम सेंट्रल अलाइन होंगे तो हम हर एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम को और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जितना हमारे क्रोमोसोम यहाँ पर पूरे के पूरे फैले हुए थे उस टाइम पे हम क्रोमोसोम की स्टडी नहीं कर सकते, बट बेस्ट माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर कोई आ रहा है तो इस फेज़ में आता है। और सेंट्रल अलाइन जो है वो कौन से फेज़ में देखने को मिलता है, सेंट्रल अलाइन फेज़ देखने को मिलता है हमें, दैट इज़
प्रोफेज। अब प्रोफेज में ही क्यों? क्योंकि प्रोफेज में ये क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। अब कंडेंस फॉर्म ज़्यादा विजिबल होगा या फिर क्रोमेटिन फॉर्म ज़्यादा विजिबल होगा? ऑब्वियसली कौन सा फॉर्म विजिबल होगा, दैट इज़ कंडेंस फॉर्म आपका विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीट 2019 में पूछा गया, द स्टेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन। अब कौन सा फेज़ है जिसमें न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है? कौन से फेज़ में डिसअपियर होता है? वो होता है प्रोफेज में। स्टार्टिंग फेज़ है, ठीक है, स्टार्टिंग फेज़ में ये डिसअपियर हो जाएगा ताकि इनको स्पेस मिले और ज़्यादा अपने रेप्लिकेशन फॉर्म करने के लिए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोफेज। नीट 2018 में पूछा गया है, द स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म बाय। अब स्पिंडल अपैरेटस जो है, मैंने बताया था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनली है जो हमेशा 90 डिग्रीज़ में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ देख सकते हो आप, 90 डिग्रीज़ में ही ये ऑर्गेनली प्रेजेंट है। और ये जो ऑर्गेनली है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है और इसका नाम है सेंट्रियोल या फिर माइक्रोट्यूब्यूल। ये सेंट्रियोल रहा और सेंट्रियोल में ये जो छोटे छोटे होते हैं दैट इज़ नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, जब AIPMT हो रही थी उस टाइम पे, इन माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल इज। माइटोसिस में पूछा गया है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2n था तो क्या हो गया था, 2n हो गया था, यानी कि डबल हो गया था। डबल ऑफ या फिर सेम ऑफ पेरेंट सेल या डबल ऑफ पेरेंट सेल? डबल ऑफ पेरेंट सेल बिल्कुल नहीं हो सकता, डबल हो सकता है बट पेरेंट सेल से डबल नहीं हो सकता। अदरवाइज ऐसा होगा कि पेरेंट सेल के पास 2n है तो डॉटर सेल के पास 4n होगा, फिर उसकी डॉटर सेल के पास 8n होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो कितने सारे क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे। तो इस और हाफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हाफ होते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब किसी के पास कोई क्रोमोसोम ही प्रेजेंट ना हो। तो सिर्फ एक ऑप्शन है दैट इज सेम एज पेरेंट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which stage of mitosis do chromosome align at equatorial place? ये जो इक्वेटोरियल प्लेस पे अलाइनमेंट है, ये इक्वेटोरियल प्लेस पे अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ हमें एक फेज में ही मिलती है, दैट इज़ मेटाफेज। मेटाफेज में याद रखिएगा M से मिडिल, ठीक है, M से मिडिल। नेक्स्ट, द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट ड्यूरिंग। अब सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है और सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो रही है। देखिए ये सेंट्रल अलाइन थे, एम के बाद क्या आता है, जैसे पी मैट बोला था, पी मैट यानी कि एम के बाद क्या आता है, ए में ही होगा ना जो डिवीजन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ एनाफेज। नेक्स्ट AIPMT 2012 में पूछा गया है, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में क्या हो गई थी, पूरी की पूरी डिसअपियर हो गई थी, वो रीअपियर कौन से फेज में हो रही है, रीअपियर हो रही है लास्ट फेज दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज के बाद फिर कौन सा आएगा, टेलोफेज के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीट 2016 में आया गया है, ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर थ्रू। अगेन क्वेश्चन, किसमें हुआ है ये अटैचमेंट, दैट इज सेंट्रोमियर पे अटैचमेंट हुआ है। द माइटोसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइटोसिस स्पिंडल इज मेड अप ऑफ। अब जो माइटोसिस का स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल्स हैं, ये स्पिंडल किस चीज़ से बने हैं, ये स्पिंडल बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है, ये स्पिंडल बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। बहुत ही ऐसे देखिए, ये रहे हमारे 90 डिग्रीज़ वाले सेंट्रोमर्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स, और यही पर ये जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, यही बाद में स्कैटर्ड फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, बनाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स को, यानी कि कौन बना रहा है, माइक्रो ट्यूब्यूल बना रहा है। नेक्स्ट, द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज़ सिर्फ माइटोसिस पूछा गया है, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। अब देखो, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जेनेटिक वेरिएशन ये किस में दिखता है, ये दिखता है मियोसिस में, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन ये भी किस में दिखता है, ये भी दिखता है मियोसिस में। तो सिर्फ बचा क्या, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट ही यही था, अगर माइटोसिस हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है ग्रोथ एंड टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए प्लस रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक विथ PYQs आपको क्लियर हो चुके हो। नेक्स्ट
जो टॉपिक होगा दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस के ऊपर ज़रूर बहुत जल्दी एक और पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच।